तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक और हम डिस्कस करेंगे आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों देखो, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारी इस इकोनॉमी को तीन अलग अलग फेसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले एक वो फेस जिसको हम बोलते हैं बिफोर द कॉलोनियल रूल, यानी 1757 से पहले का दौर जब हमारा जो भारत है वो आज़ाद था। देन उसके बाद में हम आएंगे हमारे फेस नंबर 2 पर जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं एक वो दौर था जब इंडिया पर ब्रिटेन का राज था, ठीक है। ये दौर आपका 1757 से 1947 तक चला। फिर एक वो फेस आएगा हमारा थर्ड फेस जिसको हम बोलते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स आफ्टर 1947, यानी 1947 से लेकर के अब तक का दौर। तो हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें हम लोगों को दो फेसेस को जो है वो कवर करना होगा। एक हमारा ये फर्स्ट फेस, एक हमारा ये सेकंड फेस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट फेस से। अब सो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट फेस से। देखो फर्स्ट फेस जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका, बिफोर 1757 मीन्स ये वो दौर था जब ब्रिटेन का इंडिया पर शासन चालू नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस दौर में क्या क्या चीज़ें थी, या हम कहें भाई इंडिया की क्या क्या खासियत थी। तो सबसे पहली चीज़ हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा है नॉन एज द गोल्डन बर्ड। इस दौर में इंडिया को द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, या सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सेकंड पॉइंट ये है एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन। देखो रियलिटी क्या थी उस दौर में, जो एग्रीकल्चर था, जो खेती का काम था, वो लोगों का सबसे मेन सोर्स होता था इनकम का, उनके जीवन का, ठीक है। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो अप्रोक्स 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा कहता है इट वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स एंड मेटल एंड स्टोन वर्क्स। मीन्स ये कि उस टाइम पर इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो हाथों से बनी वस्तुएं थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। और उसके अलावा इंडिया से कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा काम होता था। मेटल एंड स्टोन वर्क, ये सारा उस टाइम पर मोस्टली जो है हाथों से ही बनाया जाता था। उस टाइम पर फैक्ट्रीज बहुत कम थी, पर इंडिया इन चीज़ों के लिए बहुत जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो डिज़ाइंस थे, देखो यहाँ पर लिखा है हमारा लास्ट पॉइंट ये लिखा है एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स फेमस फॉर इट्स डिज़ाइंस। रियलिटी क्या थी कि इंडिया की जो कलाएं थी ये बहुत मशहूर थी पूरे विश्व में। पूरा वर्ल्ड जो है वो तारीफ करता था कि भाई इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं, जो हाथों से बनाई वस्तुओं की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये इस दौर में ये सारी कुछ क्वालिटीज़ थी इंडिया की। देन उसके बाद में अगर हम बात करें फेज़ 2 की, ये फेज़ 2 आपका स्टार्ट होता है 1757 से और चलता है आपका 1947 तक। लगभग लोग 200 साल बोलते हैं, बट अगर रियलिटी देखा जाए तो अराउंड 190 ईयर्स होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लिखा है ब्रिटेन स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया। 1757 में ब्रिटेन ने इंडिया पर अपना काबू कर लिया, राज करना शुरू कर दिया, या हम कह सकते हैं उसको रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और आगे क्या लिखा है वेल नोन एज कॉलोनियल पीरियड। इसी वक्त को या इसी दौर को ही कॉलोनियल पीरियड के नाम से जाना जाता है। मतलब ये एक ऐसा दौर था जब ब्रिटेन ने यहाँ इंडिया पर अपना शासन चालू कर दिया, और ऐसे में अगर एक कंट्री कभी दूसरी कंट्री पर शासन करती है तो उस कंट्री को कॉलोनी बोला जाता है। इसीलिए ऐसे पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फिर क्या हुआ, थर्ड पॉइंट लिखा है ब्रिटिशर्स मेड न्यू पॉलिसीज। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग यहाँ आ गए, ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, तो इन लोगों ने इंडिया की पूरी पॉलिसीज को ही बदल कर रख दिया, ठीक है। इंडिया पहले जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, उन सब चीज़ों की जो बिक्री है, जो बाहर विदेशों में हम एक्सपोर्ट करते थे चीज़ों को, उनको रोकना शुरू कर दिया, उन पर बहुत सारी ड्यूटीज़ लगानी शुरू कर दी, और इस तरह के कई सारे काम करे। अपनी नई पॉलिसी से इन्होंने हर बार ये कोशिश करी कि इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, शोषण किया जा सके, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन अगर हम बात करें किस तरह से किया ब्रिटिशर्स ने, तो उसको तीन अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग देख सकते हैं।
फर्स्ट सेक्टर हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको आप फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से यहाँ का जो सिस्टम था उसका शोषण किया। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्टर से। अभी ठीक, तो बच्चों अगर हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो देखो यहाँ पर लिखा है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, या कह सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो अब इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, हम वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसको ज़मींदारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर एक 3 अलग अलग फेसेस थे, थोड़ा इसको समझते हैं, डीपली समझते हैं। जैसे कि एक वहाँ पर गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके नीचे कुछ जमींदार थे, ठीक है, और उसके नीचे छोटे छोटे जो हमारे वो फार्मर्स थे, ठीक है। अब रियलिटी में होता क्या था, जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो ये गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, वो अलग अलग जगह पर जमींदारों को सिलेक्ट कर लेती थी। फिर क्या करती थी, उन जमींदारों से बोलती थी कि आप अपने किसानों से कर वसूली करो, मतलब टैक्स लगा देती थी उन पर, जिसको आप लगान बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता था, अभी जो छोटे फार्मर्स होते थे ये इन जमींदारों के खेत पर खेती करते थे और उसमें से जितना अनाज निकलता था उसमें से कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता था जो ज़मींदारों को दिया जाता था, ठीक है। साथ में लगान होता था, वो दिया जाता था, और फिर ये लगान फाइनली गवर्नमेंट तक पहुंच जाता था। अब इसमें दिक्कत क्या आती थी कि जितने भी ये छोटे छोटे फार्मर्स थे, जो ये किसान थे, ये बेचारे, एक तो इनको ऊपर से कोई हेल्प नहीं मिलती थी, किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती थी, ये पूरी खेती अपने बल पर करते थे, ठीक है। और फिर उसमें से भी जो पैसा मिलता था, थोड़ा बहुत सामान बनता भी था, वो ज़मींदारों तक पहुंचता था और फिर गवर्नमेंट तक पहुंच जाता था। तो इन लोगों के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे उस टाइम पर, ठीक है। देखो सीधी सी बात है भाई, अगर हमें किसी भी खेती करनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, हमें इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये ऐसे में उनको प्रोवाइड नहीं करते थे, फार्मर्स को ये सारी चीज़ें अपने ही जो है ऊपर लेकर के ठीक करनी पड़ती थी, सारे अपने बल पर ही करनी पड़ती थी। तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस इन पर लगा दिए जाते थे, जिसको हम कर वसूली बोलते हैं। तो ये था हमारा एक जमींदारी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिखा है ब्रिटिशर्स फोर्स टू डू कमर्शियल फार्मिंग। देखो इससे पहले क्या होता था कि जितने इंडियन जो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर था उससे जितनी भी खेती होती थी वो सारा मोस्टली जो अनाज होता था वो भारतीय अपने लिए इस्तेमाल करते थे। बट इन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि आप लोग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग करें, मतलब क्या करें, आप लोग नील की खेती करें, जूट की खेती करें, ताकि वो सामान ये ले जा सकें एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटेन में, ठीक है, और उससे फिर अपने फिनिश्ड गुड्स बना सकें और उनको बाकी मार्केट्स में सेल कर सकें। तो इंडियन जो फार्मर्स थे उनको इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता था। आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा भी होगा कि नील की खेती के लिए कितना ज़्यादा जो है अंग्रेज वो भारतीयों को परेशान करते थे। तो ये वही वाला पॉइंट है। देन उसके बाद में हाई टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में जितने भी ये, अब देखो जाहिर सी बात है मोस्टली जो लोग हैं वो सबके सब एग्रीकल्चर सेक्टर में सब खेती करते हैं, तो इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। अब इनकम इनके पास थी नहीं, फार्मर्स के पास, छोटे फार्मर्स के पास, जो अनाज से थोड़ा बहुत पैसा निकलता था और अनाज निकलता था उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो टैक्स है वो देना पड़ता था इनको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। इंडियंस अपने चाह कर भी जो फार्मर्स थे अपनी मर्जी से कोई खेती नहीं कर पाते थे, ठीक है, उनको फोर्स किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा कि आप इन पर्टिकुलर चीज़ों की ही खेती करें। तो ये तो हमारी बात हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर की। फिर बात आती है हमारा कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो जैसा कि अभी तक हम लोग ये जान चुके थे कि यार इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, दे इम्पोज्ड हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट। देखो
सीधी सी बात है कि इंडिया से जितने हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट होते थे वो सारे के सारे बाहर अलग अलग देशों में जाते थे, बिकते थे, उससे इंडिया को पैसा मिलता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मतलब ये कि अब अगर इंडिया के लोग यहाँ से सामान बाहर सेल करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा होगा, जिससे उनका प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो बाहर कंट्री में लोग उसको फिर खरीदते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लग रहा है। ठीक है, तो इनकी जो सेल थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की वो बहुत ज़्यादा इससे कम हो गई, तो इंडस्ट्री थोड़ी इनकी डाउन हुई इंडिया की। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज़ फ्री कर दी जिसको बोलते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स मेड इन ब्रिटेन। देखो अब इन्होंने एक चीज़ तो ये कर दी कि भाई इंडिया से जो प्रोडक्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है, वो बाहर अलग अलग देशों में ना जा पाए, उसके लिए इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। दूसरा क्या काम करा इन्होंने, जो वहाँ से आने वाले प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट जो ब्रिटेन में बनते थे, मशीन से बनते थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसकी जो इंपोर्ट है उसको फ्री ऑफ ड्यूटी कर दिया। मतलब कि भाई यहाँ से जो सामान है वो तो आप बाहर नहीं बेच पाओगे, उसका प्राइस बहुत हाई हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। और ब्रिटेन में जितने प्रोडक्ट बन रहे उसको इंडिया में लाकर ये आराम से बेच सकते थे, उस पर कोई टैक्स ही नहीं था। तो उससे फ़ायदा क्या होता था, ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा होता था कि भाई वहाँ से प्रोडक्ट आसानी से इंडिया में आ गया, प्राइस ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होगा इससे, और इंडिया की मार्केट एक्सप्लोइट हो जाएगी। इंडिया के लोग भी ब्रिटेन के ही प्रोडक्ट को यूज़ करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उनको चीप मिल जाते हैं और क्वालिटी भी बहुत इनकी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह जो इंडियन सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट हुआ। इंडिया में लोग अपने ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि खुद के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, और जो ब्रिटेन से गुड्स आते हैं उनका क्या होता है, उनको बनाने में बहुत कम टाइम लगा होता है, मशीन मेड होते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इंडिया के लोगों ने भी धीरे धीरे करके जो ब्रिटेन से आने वाले गुड्स थे उनका यूज़ करना शुरू कर दिया, उनको खरीदना शुरू कर दिया। इससे जो इंडस्ट्री थी यहाँ की, इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई। देन उसके बाद में अब हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, जो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको आप या फिर फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हो। अब देखो ये वही वाली बात है कि यार इंडिया अपने प्रोडक्ट को बाहर जो है वो सेल करता था या एक्सपोर्ट करता था, जिससे इंडिया को काफ़ी अमाउंट में जो है वो पैसा मिल जाता था। अब इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी बना दी। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का मीनिंग ये है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि इंडिया से प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो पाए। ठीक, और दूसरा ये काम करा कि जो ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट है इंडिया में वो ड्यूटी फ्री हो, तो उनका प्राइस कम हो, इंडिया में वो बिकते रहे। तो एक तो ऐसी इन्होंने पॉलिसी बना दी जिससे इंडियन मार्केट पूरी की पूरी डाउन हो गई, यहाँ के प्रोडक्ट बाहर ज़्यादा बिक नहीं पा रहे थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड बात करें ना, इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ के प्रोडक्ट बाहर नहीं बिक पा रहे थे, बहुत दिक्कतें आ रही थी उसमें, क्योंकि प्राइस बहुत हाई हो जाता था एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से। दूसरा इन्होंने क्या काम करा, लिखा है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। देखो इंडिया में ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स, फार्मर्स से जो है ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, नील की खेती या जूट की खेती करवाते थे। वो भी इसलिए करवाते थे ताकि उससे जो रॉ मटेरियल निकलेगा, जो कच्चा माल निकलेगा, ये उसको यहाँ से इंडिया से फ्रीली जो है वो ब्रिटेन ले जाएंगे, अपने देश ले जाएंगे। ठीक है, और उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, जो यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है वो फ्री वहाँ पर पहुँच जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं। अब ये क्या करते थे, जितना इंडिया में प्रोडक्ट बनता था उसमें से मोस्टली जो प्रोडक्ट है हमारा उसको एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटेन पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, तो इंडिया बाकी जगहों पर उसको सेल नहीं कर सकता था, अपने मन से खेती भी नहीं कर सकता था, ये एक प्रॉब्लम आई। देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो लिखा है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जैसा कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्रिटेन में अब ये जो रॉ मटेरियल यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन पहुँचा, उससे इन लोगों ने अपने टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट बनाए और बहुत सारी चीज़ें बनाई और वापस इंडिया में ही लाकर उसको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बाहर किसी कंट्री में सही से सेल नहीं हो सकता, दूसरा ये कि इंडिया वालों को खुद भी ब्रिटेन के प्रोडक्ट को यूज़ करने लग गए। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो है एक्सप्लॉइट करा इन 3 अलग अलग सेक्टर्स में।